बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इनकम टैक्स न्यूमेरिकल में हम लोग सेकंड हेड ऑफ इनकम को डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 को डिस्कस किया। आज हम लोग इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले इसे अंडरस्टैंड कीजिएगा कि प्रॉपर्टी इनकम से मुराद है कि आपके पास जगह है और आपने वो जगह किराए पे दी, उससे जो आपको किराया आ रहा है उसको हम बोलते हैं जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इसका सेक्शन 15 है। यहाँ पे मैं सपोज करता हूँ कि लेट्स सपोज आपके पास एक प्रॉपर्टी है और आपने वो प्रॉपर्टी किराए पे दी और आपने कहा जी हम रेंट रिसीव करेंगे ₹25,000 पर मंथ। ओके, आपको पता है कि जब हम लोग प्रॉपर्टी रेंट पे देते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेते हैं अपने किराएदार से। तो लेट्स सपोज आपने सिक्योरिटी के नाम पे कुछ एडवांस लिया और वो था ₹1 लाख एडवांस। ये एडवांस रेंट नहीं है, ये एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये आपके किराए में एडजस्ट नहीं होता, इसलिए इसे हम बोलते हैं अनएडजस्टेबल एडवांस। ये अनएडजस्टेबल एडवांस है। जब किराएदार जगह छोड़ के जाएंगे तो हम अपनी प्रॉपर्टी चेक करेंगे, कोई नुकसान उन्होंने पहुंचाया हुआ तो हम उस सिक्योरिटी डिपॉजिट में से वो अपना नुकसान पूरा कर लेंगे। ओके, अब इसकी बेस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की। अब हमारी प्रॉपर्टी इनकम कितनी है? 25,000 पर मंथ। तो ये 25,000 पर मंथ जो प्रॉपर्टी इनकम है हमारे पास, ये यहाँ पे लिखेंगे हम रेंटल इनकम, या रेंट भी लिख सकते हैं या ग्रॉस रेंट लिख लें। अब ये हमारे पास कितना है? 25,000 पर मंथ है। तो इसको हम ऑब्वियसली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो चीज़ भी हमें पर मंथ दी होगी उसे एनुअल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स हम लोग साल के बाद देते हैं। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 3 लाख आ जाएगा। इस इनर कॉलम में लिख लें। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर्स में बात की हुई है कि प्रॉपर्टी इनकम को हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, इसको आउटर कॉलम में नहीं लिखना, क्योंकि इस पे अलग से टैक्स लगता है। अगर मैं इसको आउटर कॉलम में लिखूंगा तो ये टोटल इनकम में ऐड हो जाएगा और इस पे टैक्स लग जाएगा, और मैंने बताया इस पे अलग भी टैक्स लगता है, तो ऐसे डबल टैक्स हो जाएगा। तो डबल टैक्स से अवॉइड करने के लिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं और बाद में इस पे जाके टैक्स लगाते हैं। कैसे टैक्स लगाना है ये तरीकाकार हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल में सीख चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेएबल की प्लेलिस्ट में जाके टैक्स पेएबल का तरीकाकार सीख सकते हैं। बहरहाल अब इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे, आपने एडवांस रिसीव किया है 1 लाख। ये अनएडजस्टेबल एडवांस है, मतलब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये रेंट का हिस्सा नहीं है कि आपने कहा जी 1 साल का किराया एडवांस में दे दे, या 2 महीने का किराया या 4 महीने का किराया एडवांस में दे दे और बाद में आप उसको एडजस्ट करते हैं। वो तो किराया ही हो जाएगा ना, वो तो रेंट ही हो जाएगा, तो वो एडजस्टेबल रेंट होगा। ये सिक्योरिटी के तौर पे जो हमने वापस करना है। अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा? ऐड करेंगे 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस। अब हमें जितना एडवांस गिवन है हम उसका 1/10 लेंगे और प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर देंगे। हमें हमारी एग्जांपल में 1 लाख गिवन है, तो 1 लाख का इंटू 1/10, तो ये आपके पास आएगा 10,000। 10,000 को आपने इधर प्रॉपर्टी इनकम में ऐड कर देना। देन इसके बाद ऐड करेंगे टोकन मनी। टोकन मनी किसे कहते हैं जी? अगर आप घर सेल करना चाहते हो और कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने आपसे रेट वगैरह तय किया और आपको वो कोई बयाना दे गया, कुछ रकम एडवांस में दे गया, ये उसकी विल शो करता है कि मैंने ये प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम में शामिल हो जाएगा। फर्ज करें आपने घर सेल करने के लिए किसी को बोला और एक कस्टमर आया और उसने आपको 50,000 बयाना दे दिया, टोकन दे दिया कि ये उसकी विल थी, इंटेंशन थी कि भाई हाँ मैंने ये आपकी जगह परचेज करनी है, तो वो टोकन मनी लेट्स सपोज उसने 50,000 पे किया, तो ये 50,000 आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ये टोकन मनी फोरफिटेड डिपॉजिट है। फोरफिटेड, नाकाबिले वापसी, कि अगर कल को
वो कस्टमर आके बोलता है कि जी मेरा प्रोग्राम चेंज हो गया है और ये मुझे मेरे पैसे वापस कर दें, तो बाय लॉ ये पैसे वापस नहीं होंगे। वैसे लोग का रेफरेंस होता है, लोग वापस कर भी देते हैं, लेकिन बाय लॉ ये आपकी इनकम है और आप इसको अपनी इनकम में ऐड कर देंगे। ओके, फिर इसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे एनी बर्डन ऑफ ऑनर, एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट। टेनेंट किराएदार को कहते हैं, ऑनर जो लैंडलॉर्ड है, मतलब जिम्मेदारी मालिक मकान की थी और अदा किराएदार कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई वाइट वॉश कराना था प्रॉपर्टी को, तो जिसकी जगह भाई वो वाइट वॉश कराए, तो उसने किराएदार को बोला जी खुद ही वाइट वॉश करा लो। अब जिम्मेदारी मालिक मकान की, अदा कौन कर रहा है, किराएदार, तो ये मालिक मकान की इनकम में ऐड हो जाएगा। इसी तरीके से जगह का टैक्स आता है जिसको हम प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। अब जिसकी जगह टैक्स तो उसने पे करना है, लेकिन उसने लैंडलॉर्ड ने बोला, ऑनर ने बोला किराएदार को कि तुम खुद टैक्स पे कर दो, तो जिम्मेदारी लैंडलॉर्ड की, अदा टेनेंट कर रहा है, तो ये मालिक मकान की इनकम हो जाएगी। फर्ज करें कोई एक्सपेंस था, कोई लेट्स सपोज कोई टैक्स ही आपने पे किया है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा। इसके अलावा रिपेयर चार्ज भी हो सकते हैं, कलेक्शन चार्ज भी हो सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। कि बस आपने ये देखना है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक्सपेंस ऑनर की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऑनर ने किराएदार को बोला भाई तुमने पे करना ये, तो वो ऑनर की इनकम कंसीडर होगी, क्योंकि उसकी बचत होगी ना, जो उसने खर्चा करना था वो खर्चा उसने नहीं किया और उसने किसी दूसरे बंदे से खर्चा करवा लिया, तो ये उसकी इनकम कंसीडर होगी और इसकी इनकम में ऐड करेंगे। फर्ज करें प्रॉपर्टी टैक्स आया था 5000 और ये 5000 आपने कहा अपने लैंडलॉर्ड, अपने टेनेंट को कि आप पे कर दो, तो ये 5000 मालिक मकान की इनकम में ऐड हो जाएगा। इन सब को आपने इनर कॉलम में ऐड कर लेना है। ये आपके पास आएगा 3,65,000। ओके, इसको बोलेंगे रेंट चार्जेबल टू टैक्स, RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। और इस पे बाद में जाके अलग से टैक्स लगाएंगे, ये है सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम कहते हैं ऐसी इनकम जिस पे अलग से टैक्स लगता है। तो प्रॉपर्टी इनकम के इनर कॉलम में इसलिए लिखा है कि इस पे अलग से टैक्स लगता है और इसके टैक्स रेट भी अलग से हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप प्रॉपर्टी के टैक्स रेट्स फॉर टैक्स ईयर 2019 और 20 वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो रेंटल इनकम है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फेयर मार्केट रेंट टैक्स वालों ने डिसाइड किया होता है जगह के हवाले से कि इस जगह का कितना किराया होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन दे दे कि आपको रेंट भी दिया हो कि एक्चुअल रेंट कितना लिया जा रहा है और फेयर मार्केट रेंट जो टैक्स वालों की नज़र में है वो कितना होना चाहिए, तो फिर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और विच एवर इज हायर उसको आप इनर कॉलम में लिखेंगे रेंटल इनकम की जगह। रिपीट कर रहा हूँ कि रेंटल इनकम आप वो एक्चुअल इनकम है जो आप रिसीव कर रहे हो, और अगर आपको साथ में भी गिवन है कि जी इसका रेंट टैक्स वालों की नज़र में कितना है तो वो फेयर मार्केट रेंट होगा। तो फेयर मार्केट रेंट और एक्चुअल रेंट में जो हायर अमाउंट होगी उसको आपने यहाँ पे लिखना है। नहीं जी, सम अप करते हैं, उसको वाइंड अप करते हैं जी। प्रॉपर्टी इनकम को आप इनर कॉलम में लिखना है। 4 चीज़ों को आप याद कर लें। रेंट इसमें ऐड करेंगे 1/10 ऑफ अनएडजस्ट एडवांस, फिर ऐड करेंगे टोकन मनी और फिर ऐड करेंगे एनी बर्डन ऑफ ऑनर पेड बाय टेनेंट। इन सबको इनर कॉलम में ऐड कर लेंगे, आपके पास आ जाएगा रेंट चार्जेबल टू टैक्स, जिसपे हम बाद में जाके टैक्स लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अगर कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।